7 बजे सिर्फ टीडी न्यूज पर। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शंकर आद्या को देर रात किया गिरफ्तार। कल राशन घोटाला मामले में छापे के दौरान ईडी की दूसरी टीम पर हुआ था हमला। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का फिर आया नाम। आरोपी ने बघेल को पैसे देने की कही बात। एसआईटी ने मामले में मुंबई से की पहली गिरफ्तारी। पीएम मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन का है आज दूसरा दिन। इसरो आज अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को अंतिम कक्षा में करेगा स्थापित। लैग्रेंज 1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से यह करेगा सूर्य का अध्ययन। इजराइल हमास संघर्ष के 3 महीने कल हो रहे पूरे। गाजा से बाहर संघर्ष के नहीं फैलने देने के प्रयासों के बीच पश्चिम एशिया के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की 3 महीने में पश्चिम एशिया की ये चौथी यात्रा। और उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। घने कोहरे से ट्रेन और विमान सेवाओं पर पड़ा असर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात तृणमूल कांग्रेस के नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया। ईडी टीएमसी नेता शंकर को गिरफ्तार कर कोलकाता स्थित ईडी मुख्यालय ले आई है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम ने कल आद्या के ससुराल में भी छापेमारी की थी। वो पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी माने जाते हैं। ईडी की एक टीम कल बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या के ससुराल पहुंची थी। वहीं दूसरी टीम संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर भी पहुंची थी। ईडी ने कल सुबह करीब 7:30 बजे बनगांव के शिमुलतला स्थित शंकर आद्या के ससुराल में तलाशी शुरू की और 17 घंटे बाद वहां से निकली। फिर देर रात 1 बजे शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर आद्या को ले जाते समय केंद्रीय बलों और ईडी की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं कल शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ था। इसमें ईडी के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल हुए थे। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहिल गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया है कि यह पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। असीम दास ने पूछताछ में ईडी को यह भी बताया कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस ने दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है। पिछला 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल पूरे घोटालों का रहा है। एक एक करके सभी घोटालों पर जांच बैठाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों,
महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस महाव्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन ठोस कार्यबिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसे हर साल PM के सामने प्रस्तुत किया जाता है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में रोड शो करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 2 से JP नड्डा का रोड शो शुरू होगा। रोड शो सेक्टर 7, 8, 9, 10 और 11 के अलावा विभिन्न सेक्टरों से होते हुए बेल्ला विस्टा चौक पहुंचेगा। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष नड्डा PWD सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन को और अधिक मजबूत करने और भारी बहुमत से लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के मंत्र के साथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर जाएंगे। वे विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भी मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी हिस्सा लेंगे। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन आदित्य L1 को आज अंतिम कक्षा में बिल्कुल लास्ट ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के इच्छुक शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा। आदित्य L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का ये अध्ययन करेगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और आदित्य ने 2 सितंबर से ये दूरी तय की है और लगातार सूर्य का अध्ययन करने के मिशन के लिए इस प्रभामंडल कक्षा में इसे तैनात किया जाएगा। और इस सबके बीच इसरो ने उच्च दक्षता और कम लागत वाली बैटरी का सेल का सफल परीक्षण किया है। ये बैटरी अंतरिक्ष में आने वाले मिशन के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इसरो ने उच्च ऊर्जा घनत्व वाले लिथियम आयन सेल को तैयार किया है। ये 10Ah सिलिकॉन ग्रेफाइट एनोड पर आधारित है। ये फ्यूल सेल पारंपरिक सेल की तुलना में कम वजन और कम लागत वाले विकल्प के तौर पर तैयार किया गया है। इसरो ने एक बयान में कहा है कि 1 जनवरी को PSLV C58 के प्रक्षेपण के दौरान बैटरी के रूप में सेल का उड़ान परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसरो ने उम्मीद जताई है कि इस बैटरी से भविष्य के मिशन में 35 से 40% बैटरी द्रव्यमान की बचत होगी। बात मौसम की। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और NCR के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत नॉर्थ इंडिया में सुबह और शाम के अलावा रात का पारा भी काफी नीचे गिर गया है। पूरे दिन धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों, वायुयानों के आवागमन में भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ऐसे हालात कुछ दिन और रहेंगे। और उत्तर भारत समेत श्रीनगर में भी तापमान में गिरावट के बाद जिले में शीतलहर जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील की ऊपरी परत पर बर्फ की एक पतली चादर बन गई है। कश्मीर घाटी में चिल्लाए कलां की स्थिति बनी हुई है। चिल्लाए कलां 40 दिनों की लंबी चरम सर्दियों की अवधि होती है। और अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया
हजारीबाग से निकली 1600 किलोमीटर की पदयात्रा अब काशी विश्वनाथ होते हुए अयोध्या पहुंच चुकी है। इस पैदल यात्रा पर निकले अजय दास से हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हजारीबाग झारखंड से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन होते हुए इंद्रप्रस्थ दिल्ली की यात्रा। हमारे साथ कुछ ऐसे मित्र हैं जो कि बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। अजय दास जी हैं। अजय दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ पर। यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। हजारीबाग झारखंड से काशी विश्वनाथ होते हुए हम लोग अयोध्या धाम पहुँचे हैं और ये 25 दिन का यात्रा हम लोग का पूरा हुआ है और अभी लगभग हम लोग 600 किलोमीटर का पदयात्रा तय किए हैं और अभी 1000 किलोमीटर का पदयात्रा हम लोग और करने वाले हैं। यहाँ से प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जो है थोड़ा अयोध्या नगरी घूमेंगे, क्योंकि जीवन में पहली बार हम अयोध्या धाम में हम यहाँ के पावन भूमि में हम यहाँ कदम रखे हैं। तो 2 दिन 3 दिन यहाँ घूमेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे प्रभु श्री कृष्ण द्वापर युग में। अभी तो हम लोग त्रेता युग में हैं, द्वापर में पहुंचेंगे, श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। वहां के बाद जाएंगे वृंदावन, महाराज प्रेमानंद महाराज जी से थोड़ा सा। आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, सभी लोग प्रेमानंद महाराज जी से जानना मिलना चाहते हैं। उनको सुनना चाहिए, वो जीवन को जो है ना बदलने वाला वो अपना विचार रखते हैं और जो भी है हम लोग भगवान के रूप में ही उनको मानते हैं। और भगवान को तो वैसा थोड़ी है ना, कोई भगवान अपने रौद्र रूप में आएंगे तो रौद्र रूप में आएंगे तो कोई उनको माने बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है ना। तो वो किस रूप में आएंगे किसी को भी पता नहीं है। और ये 1700 किलोमीटर का जो हम लोग का यात्रा होगा, ये सभी भारत के सभी सनातनियों को हम जगाने निकले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पदयात्रा में क्या आपको मुश्किल नहीं होती? आप पैदल चल रहे हैं, आप बता रहे हैं, और काशी विश्वनाथ जब पहुंचे तो वहाँ काशी कॉरिडोर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर कैसा लगा आपको? और अयोध्या की रंगत तो बदल गई, भले ही पहली बार आप आए हों, थोड़ा सा अनुभव बताइए। अब रंगत बदली है या नहीं बदली है, ये तो हम पहली बार कदम रखे हैं, तो भगवान का नगरी कैसा होता है कम से कम ये देखने का मौका मिलेगा। और तकलीफ का बात आपने बोला, तो जो धर्म यात्रा पर निकलते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु को सौंप करके निकलते हैं, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। बहुत सारे जो यात्री हैं अपनी आस्था और अपने विश्वास को लेकर के पद यात्रा के जरिए हजारीबाग से यहाँ काशी विश्वनाथ होते हुए अयोध्या पहुँचे हैं और अभी यात्रा जारी है लगातार। वृंदावन, मथुरा के बाद इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, सूर्यकुंड, अयोध्या। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पुस्तिका में श्री राम की जन्मभूमि की यात्रा की गाथा का भी वर्णन किया गया है। पुस्तिका की शुरुआत में विराजमान भगवान श्री राम और उनकी जन्मभूमि की भव्य तस्वीर देखते ही बनती है। और विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 4000 से भी ज्यादा साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। प्रतिष्ठा होने जा रही, भगवान श्री रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। इस निमित्त अयोध्या के पूज्य संत हों या देश के लगभग 4000 संतों तक, उसके अलावा 3000 ऐसे जो बंधु बांधव हैं उनको भी निमंत्रित करने का कार्य जो है किया जा रहा है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से झारखंड के गिरिडीह में विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस विकास की अनवरत यात्रा को साल 2047 तक मकाम पर पहुंचाने के लिए सभी को साथ लेकर चल पड़ी है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। गिरिडीह में विकसित भारत संकल्प यात्रा से स्थानीय लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे विकास को नई दिशा मिली है। जिले के शीतलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता दिखी। विकास रथ से लोगों को केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया।
करने का मौका मिला और उसके बाद में इस दौरान लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी का खत्म न होने वाला एक सिलसिला शुरू किया और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के फायदे बताए और गिनाए भी। महिला लाभुक बेबी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना का लाभ देकर जिंदगी को आसान बना दिया है। मैं पहले मिट्टी का मकान में रहती थी अब पक्का का हो गया है। मैं खुश हूँ घनी बात। केंद्र सरकार की मदद से खुशबू, उषा और सावित्री देवी के पक्के मकान और सुंदर आशियाने का सपना भी साकार हुआ है, जिसके लिए सबों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रहने में दिक्कत होता था, उनको सरकार ने कॉलोनी दिया है तो अब रहने में आसान होता है। मोदी सरकार की कृपा से मेरा कॉलोनी आ गया तो पक्का वाला बन गया तो अच्छे से खुश है। मोदी सरकार को धन्यवाद। राशन कार्ड भी है। आज नरेंद्र मोदी हम लोग को दिया मकान पक्का वाला, उससे बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहते हैं हम लोग सब। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संयोजक संदीप डांगेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस यात्रा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की संजीदा कोशिश हुई है, जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो लाभ मिला है जो लोगों को, उसके बारे में भी बता रही है और जो अभी तक वंचित रहे उनके लिए भी सरकारी स्तर पर काम हो रहा है। इस यात्रा से देश को काफी लाभ मिले। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री आवास जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने गिरिडीह के गांवों और शहरों की तस्वीर बदल डाली है। इस कायाकल्प के पीछे केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को मजबूती मिल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन रियासी जिले में किया गया। इस कार्यक्रम में ड्रोन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदर्शन के साथ साथ सभी पंचायतों में ऑन द स्पॉट सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी रियासी के पंचायतों में घूम घूम कर लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ रही है। जहां सरकारी अधिकारी विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। और मैंने एनुअल संडे से लोन लिया था, तो 2 गायें ली थी मैंने, जो कि मैंने 10, 15, 20 किलो दूध दे रही हैं और अपना गुजारा चलता है मेरा और दूध भी बिक रहा है मेरा। तो मैं मोदी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने ऐसी स्कीमें निकाली हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर आज से सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनवाई का शेड्यूल तैयार कर लिया है। आज से दस्तावेज जमा कर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद याचिकाओं के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए 16 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पहली शारीरिक सुनवाई होगी और 27 जनवरी तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर 31 जनवरी तक फैसला करने का निर्देश दिया था। गणतंत्र दिवस के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी है। आज भी कड़ाके की ठंड के बीच परेड की रिहर्सल की गई। भारत में अगले 2.5 दशकों में मध्यम वर्ग का जो आकार है वो दोगुना हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले 2.5 दशकों के दौरान 6 से 7% के बीच बनी रही तो देश में मध्यम वर्ग का आकार 2020-21 के 31% से बढ़कर 2046-47 में 61% तक पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट को देखते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े भारतीय मध्यम वर्ग में वृद्धि की ताकत को दर्शाते हैं। वहीं आयकर रिटर्न की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2011-12 से ये आंकड़ा 2020-21 के अंत तक दोगुना से अधिक हो गया है। वहीं 589 करदाताओं ने ₹500 करोड़ से अधिक की सकल कुल आय के साथ रिटर्न दाखिल किया है। परंतु वेतन आय अर्जित करने वालों के रिटर्न का डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 9 साल की अवधि में प्रति वर्ष ₹5.5 से 25 लाख के बीच कमाई करने वालों की औसत वार्षिक वृद्धि 20% से अधिक है। इस डेटा से 2 चीजें स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। एक, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और उसका सरलीकरण हो रहा है।
प्रवेश स्तर के वेतनभोगी कर्मचारी जो प्रति वर्ष रुपए 5.5 लाख से 9.5 लाख के बीच कमाते हैं, उन्होंने इसी अवधि में 19% की वृद्धि देखी है। इस समूह की शुरुआत 2011-12 में सामूहिक रूप से रुपए 1.4 ट्रिलियन की कमाई के साथ हुई, जो 2020-21 में बढ़कर रुपए 6.8 ट्रिलियन हो गई, जो लगभग 5 गुना अधिक है। इस अवधि में आय से सबसे बड़ा लाभ रुपए 5.5 लाख और 25 लाख के बीच आय स्तर के बीच हुआ है। सामूहिक रूप से 2.8 ट्रिलियन रुपए बढ़कर 14.5 ट्रिलियन रुपए हो गए, जो कि 5 गुना से कुछ अधिक है। साल 2047 तक 49.9 लाख रुपए हो जाएगी सालाना कमाई। SBI रिसर्च का दावा है कि टैक्स देने वालों की औसत आय वित्त वर्ष 2022 में 13 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 47 में 49.9 लाख रुपए हो जाएगी और भारत लोअर इनकम ग्रुप से हाई इनकम ग्रुप इकोनॉमी की श्रेणी में आ जाएगा। आयकर देने वालों की संख्या में भी साल 2047 तक भारी इजाफा होगा। साल 2014 में कुल 21 लाख लोगों ने ITR भरा था। साल 2023 में ये संख्या बढ़कर 8.5 करोड़ हो गई। साल 2047 तक इसके बढ़कर 48.2 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और सरकार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत विभिन्न सेक्टर के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग इबारत लिख रही है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे एप्पल को PLI स्कीम का लाभ मिला है। मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी अब देश ही नहीं अब विदेशों में भी एक अलग इबारत लिख रही है। मेक इन इंडिया के चर्चे अब हर जगह सुनाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो एप्पल की, तो एप्पल मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए एक बड़ी जीत में एप्पल ने शुरुआती 7 महीनों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य वाले आईफोन को असेंबल करने में कामयाबी हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने भारत आधारित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से यह उनके लिए 74,000 करोड़ रुपए के संयुक्त लक्ष्य का 81% दर्शाता है, जिसे उन्हें मोबाइल उपकरणों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 में हासिल करना आवश्यक था। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 70% भारत से आईफोन निर्यात से आया। ये आंकड़े 3 एप्पल विक्रेताओं फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन अब टाटा द्वारा अधिकृत द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित है। फ्री ऑन बोर्ड के मूल्य में पूर्व फैक्ट्री लागत के साथ साथ विक्रेता तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त खर्च भी शामिल हैं। तीनों आपूर्तिकर्ताओं को वित्त वर्ष 2024 के अंत तक आईफोन उत्पादन में FOB मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। यह PLI योजना के तहत उनकी प्रतिबद्धताओं की तुलना में 20 से 35% की वृद्धि दर्शाता है। नतीजतन भारत से मोबाइल उपकरणों के कुल निर्यात में एप्पल की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उत्साहजनक प्रवृत्ति ने सरकार को मोबाइल डिवाइस उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल इस्तांबुल पहुंचे। एंटनी ब्लिंकन तुर्की के राष्ट्रपति तय्यब एर्दोगान और विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ बातचीत करेंगे। 7 अक्टूबर के बाद से ब्लिंकन की पश्चिम एशिया की ये चौथी यात्रा है। 10 जनवरी तक ब्लिंकन ग्रीस, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, मिस्र और वेस्ट बैंक का दौरा करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ग्रीस का भी दौरा करेंगे। यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल भी आज पश्चिम एशिया का दौरा करेंगे। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हमास नेता सालेह अल अरौरी की बेरूत में इजरायली हमले में हुई हत्या का बदला नहीं लिया गया तो लेबनान की भद पिट जाएगी। साथ उन्होंने कहा कि लेबनान के लिए इजरायल के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाने का ये सुनहरा मौका है। अगर उसे गंवा दिया गया तो इतिहास माफ नहीं करेगा। इसी प्रकार से इराक के लोगों के लिए अमेरिकी सैनिकों से अपनी धरती मुक्त कराने का ये बड़ा मौका है। वे एकजुट होकर सैन्य अड्डा बनाएं, अमेरिकी सैनिकों को देश से बाहर कर सकते हैं। सालेह अल अरौरी को बैरूत के दक्षिणी उपनगर पर एक ड्रोन हमले में मारा गया था। एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार टेलीविजन पर संबोधन में हिजबुल्लाह प्रमुख ने लेबनान और इराक की सरकारों को भड़काया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संभावित 2024 के चुनाव के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया के वैली फोर्स में 2024 के चुनाव प्रचार अभियान के पहले भाषण में ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि दूसरे कार्यकाल के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्रंप पर 6 जनवरी 2021 को हुए US कैपिटल पर
हमले को उकसाने और शांति के अनुरोधों से इनकार करने का आरोप लगाया। खबर खेल जगत से है। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही अंडर 19 की त्रिकोणीय सीरीज के तहत आज भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मुकाबला जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। इससे पहले इसी प्रतियोगिता में 2 जनवरी को भी भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, जहां टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत की ओर से उस मुकाबले में अर्शिन कुलकर्णी ने 91 रन की पारी खेली थी। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।